हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम सी.टेट के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनमें से एक को देखेंगे जो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही है। और वो टॉपिक है एन.सी.एफ. 2005। बच्चे क्या नाम जो एन.सी.एफ. को लेके बहुत ही क्या नाम मिसकॉन्सेप्ट या मिस अंडरस्टैंडिंग रखते हैं या कहीं ना कहीं डरते हैं लेकर ये एक टॉपिक। आप अगर जो अच्छा पढ़ने वाला या सी.टेट के जो एग्ज़ाम को लेके बिल्कुल एक अच्छी नॉलेज रखता होगा या फिर एक तैयारी के लिए चिंतित होगा, वो कहीं ना कहीं एन.सी.ई.आर.टी. भी पढ़ रहा होगा। और एन.सी.ई.आर.टी. में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो पहले जो कुछ पन्ने होते हैं बच्चे उन्हें नहीं पढ़ते और वहीं पर एन.सी.एफ. की बात कही गई है। आपको भारी भरकम किताब या भारी भरकम नोट्स की ज़रूरत नहीं है एन.सी.एफ. के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक पन्ना या फिर एक पेज के द्वारा आप पूरे एन.सी.एफ. का जो निचोड़ है वो कहीं ना कहीं जान लेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम उस एन.सी.एफ. के पेज पर चलते हैं जो आपको फ्री में आपकी एन.सी.ई.आर.टी. में नोट के तौर पर या नोट्स के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो के बाद आपको एन.सी.एफ. से जो भी आपके क्वेश्चन है या फिर जो भी आपका डर है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्या होगा कि आप जब क्लास एन.सी.ई.आर.टी. पढ़ते हैं तो आपने ये आमुख वाला पेज पढ़ा होगा और आपने ये जो आमुख का पेज है ये है क्लास 4th की एन.सी.ई.आर.टी. में। अब एन.सी.ई.आर.टी. में सबसे पहले आपको क्या देखना है, इस पेज को ध्यान से पढ़िए। ये पेज क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी एन.सी.ई.एफ. के बारे में बात कर रहा है। और एन.सी.एफ. की आपको एन.सी.ई.एफ. ही पढ़ना है। ये जो जितनी भी बातें हैं और एन.सी.एफ. में जो जो बातें कही गई हैं आपको सिर्फ इसी पेज से मिल जाएगी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भारी भरकम नोट्स होते हैं जो 10-10 पन्नों के या कहना बहुत बल्कि नोट्स होते हैं एन.सी.एफ. के, और आपको इसी में से जो की पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना है। तो इसमें क्या कह रहा है, एन.सी.एफ. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा समझाती है कि बच्चों को स्कूल जीवन के बाहर के जीवन से जोड़ना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको यही कहता है एन.सी.एफ. कि जो बाहर का जीवन है, स्कूल के बाहर के जीवन से बच्चे को जोड़ना है। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, बच्चे को स्कूल के बाहर से के जीवन से जोड़ना है। आगे देखते हैं, ये सिद्धांत किताबी ज्ञान की उपेक्षा की उस विरासत के विरुद्ध है। मतलब ये कहता है आपने जब आप अपनी कक्षा में या स्कूल का जो उसका जो जीवन है, वो जो जीवन है उसको स्कूल तक ही सीमित नहीं रखना या किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखना। ये कह रहा है कि उसका जो जीवन है वो बाहर के जीवन से जोड़ के आपको लेके चलना है। आगे देखते हैं हम आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटने की बात कही है, रट देने की प्रवृत्ति को विरोध में शामिल किया है। सबसे पहला पॉइंट आपने यहाँ देखा जो स्कूल की बात कही है, स्कूल में जो एन.सी.एफ. है स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने की बात कही है। दूसरा टॉपिक है या दूसरा पॉइंट हम कहेंगे इसी में कि वो जो किताबी ज्ञान है या स्कूल के अंतराल की जो विरासत है उससे हटकर बात कही है। किताबी ज्ञान के जो उस विरासत का विरोध करने की बात कही है जो कहीं ना कहीं
आज तक जो किताबी ज्ञान को जो किताब से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसके बारे में उसका विरोध करने की बात कही है। तीसरा आपको पॉइंट मिला है जो इसमें कही नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक की बात कही है। जो ये अब की जो किताबें आ रही हैं, आपने देखा होगा कि जो पहले किताब होती थी उसमें ज्ञान था और अब इस तरह का ज्ञान बच्चों को इस तरह का ज्ञान दिया जा रहा है जो उसके दैनिक जीवन से जोड़े, उसके जो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट कर दे, उसे कक्षा तक ही सीमित ना रखे। तो एनसीएफ क्या कह रहा है? एनसीएफ तीसरी बात ये कह रहा है, एक मजबूत दीवार से घर घेर देने और जानकारी को रट देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल करता है। एक विषय में जैसे पहले आपने देखा होगा कि बस रटने पर प्रवृत्ति में 2 गुना 2 4 हो रहा है, तो 2 गुना 2 4 हो रहा है, उसे बच्चे को समझाया जा रहा है। रटने की प्रवृत्ति का विरोध करा जा रहा है, एनसीएफ ये कहता है। आगे पढ़ते हैं हम। आशा है कि यह कदम हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विपरीत बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफी दूर तक ले जाएगा। तो आपने देखा होगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जितनी भी हमारी शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति है, वो आपको एक ट्रिक देखिए 1986, अब इसे हम 90 को ऐसे ही रहने देंगे और 68, सबसे पहले 68, फिर 96, फिर 92 और अब की जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2002। ये आपको क्रम याद होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपसे ये पूछा जा सकता है 1986 के बारे में हम ज़्यादा क्यों कहते हैं, क्योंकि 1986 एक ऐसी पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें बहुत से कदम उठाए गए हैं, बच्चे को स्कूल तक लाने का प्रयास किया गया है। पहले ये होता था बच्चा स्कूल में नहीं आता था, वो जो 1 से 8वीं तक की कक्षा हैं वो खाली रहती थी, बच्चे का नामांकन जो रजिस्ट्रेशन होता था या एनरोल नंबर होता था, वो नंबर ऑफ एनरोल बच्चों का वो भी कम होता था। तो कहीं ना कहीं 86 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें बच्चे को क्या नाम स्कूल तक जोड़ने का बहुत प्रयास किया गया कि किस तरह बच्चे को जोड़ा जाए, किस तरह की शिक्षा लाई जाए। आपने देखा होगा आज के समय में बाल केंद्रित व्यवस्था है, तो बाल केंद्रित व्यवस्था के ऊपर एनसीएफ जोर देता है। तो हमें 3 पॉइंट क्या मिले, स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है, इस किताबी ज्ञान को का विरोध करना है और उसे स्कूल के बाहर से जोड़ना है। ठीक है, स्कूल की 4 दीवारी के अंदर तक उसे सीमित नहीं रखना, जो प्रयास है या फिर जो जानकारी है वो रटने तक ही सीमित नहीं रखनी, रटने का विरोध करना है, एनसीएफ कहता है, और बाल केंद्रित व्यवस्था की और की बात करता है। आपने ये अब इतने ही पैराग्राफ में आपने एनसीएफ 2005 के बारे में 4 से 5 पॉइंट देख लिए। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। इस प्रयत्न की सफल अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूल का प्राचार्य और अध्यापक बच्चे को कल्पनाशील गतिविधि और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। आपने एक और चीज़ देखी होगी, सबसे पहली बात, जो ये जो एनसीएफ है उसमें स्कूल के जो टीचर और प्राचार्य हैं वो बच्चे को कल्पनाशील गतिविधि कराने की बात कर रहे हैं, जो कल्पनाशील गतिविधि कराने की बात कर रहे हैं, और जो टीचर है वो बच्चे को एक सवाल में मदद या सवाल में सिखाने और उसमें एक अनुभव प्रदान करने की बात कर रहा है। क्या कहता है एनसीएफ? बच्चे को अनुभव प्रदान करे जाए और उसके विचारों को अवसर दिया जाए। क्या कहता है? अवसर दिया जाए बच्चे को, उसे करके सीखने की बात करता है एनसीएफ। कल्पनाशील बच्चा बनाया जाए, संज्ञा को, जो बच्चा अगर कल्पनाशील होगा,
करके सीखेगा, अपने अनुभव साझा करेगा, करके सीखेगा, अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा। यही तो एनसीएफ का मोटिव है। तो ये जो चीज़ें हैं एनसीएफ, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखें और आप कोई भी कि जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये एनसीएफ का जो पेज है, जो नई वाली एनसीईआरटी बुक, उसमें आप ये चीज़ आप ध्यान से एक बार एग्ज़ाम सीटेट का एग्ज़ाम देने से पहले एक बार लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़े द्वारा सौंपे गए सूची सामग्री से जुड़े और जूझ कर नए ज्ञान को सृजन करते हैं। देखिए अब ये क्या कह रहा है, अगर बच्चों को अवसर प्रदान किया जाए, अनुभव और अवसर देकर क्या नाम उसे जो जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चा बड़ों द्वारा सौंपे गए सूची सामग्री से जुड़कर और सूझकर नए ज्ञान का सृजन करता है। जो बच्चे को अगर आप नया ज्ञान उसका प्राप्त करना चाहते हैं, आपने उसे मान लीजिए एक बॉल दी, तो उसे उस बॉल से आपने कहा कि इस बॉल से आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो प्रोजेक्ट किस तरह बनाएगा। आपने देखा होगा बचपन में वो बॉल को बीच में से काट के, प्लास्टिक बॉल को बीच में काट के एक तराजू बनाते थे, तो वो इस तरह का नए ज्ञान का विकास करेगा। अगर उसे आप अवसर ही नहीं देंगे तो आप वो कर ही क्या पाएगा। तो इसलिए अवसर देने की बात कही गई है, कल्पनाशील बनाने की बात कही गई है, उसको आज़ाद छोड़ने की बात कही गई है। जब बच्चा आज़ाद होगा तभी वो क्या नाम चीज़ों को सीख पाएगा। आगे देखते हैं। शिक्षा में विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक की परीक्षाओं का एक मात्र आधार बना। इसका ये कहना है जो पहले जो पाठ्य पुस्तक को अनदेखा करके बस जो परीक्षाओं पर बात करी थी वो नहीं है। एनसीएफ ये नहीं कहता। एनसीएफ एक परीक्षा ही एकमात्र प्रवृत्ति नहीं मानता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं एनसीएफ का ये मोटिव भी है। एनसीएफ कहता है परीक्षा इम्पोर्टेंट है, परंतु वह जो बच्चा है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। उसे आज़ाद छोड़िए, तभी वो करके सीखेगा, तभी वो रटना की जो पद्धति है उससे दूर रहेगा। उसका जो ज्ञान है वो एक ठोस ज्ञान होगा और कहीं ना कहीं उसके ज़िंदगी भर वो ज्ञान उसके मस्तिष्क में, उसके जीवन में कहीं ना कहीं काम आता रहेगा। आगे क्या बात कह रहा है, सर्जन और पहल को विकसित करने के लिए ये जरूरी है कि हम बच्चे को सीखने की प्रक्रिया का पूरा भागीदार माने। हमें जो बच्चा है उसे एक प्रक्रिया का पूरा मतलब पूरी स्वतंत्रता देनी है। आप इस काम को करो। जैसे आपने ये प्रोजेक्ट दिया कि बच्चे आपको ये प्रोजेक्ट है, आप इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह करके लाइए, अपनी सूझ से बूझ से किसी भी तरह आप इस कार्य को करिए। जब बच्चा उस कार्य को करेगा क्रिएटिव, वो पहले एक बार करके देखेगा गलत होगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, कहीं ना कहीं जब वो करेगा उसी की भागीदारी होगी, उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा, तो गलत करके भी तो सीख रहा है। और आपने देखा होगा जो सीखने का जो बात कहती है, अगर कोई गलती नहीं करता और वो सीखता है तो उसका जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं वो ज्ञान एक पूरा ज्ञान नहीं माना जाता और वो एक ज्ञान रटन पद्धति में चला जाता है। अगर आपने देखा होगा, आपने पहले साइकिल चलानी सीखी होगी तो आप साइकिल के जब पेडल मारते हैं, जब पहली बार चलाई होगी तो आप कहीं ना कहीं गिरे जरूर होंगे। अगर आप पहले दिन से ही चलाना सीख जाते हैं या पहले दिन से ही आपने साइकिल चलाने के पेडल मार के, तो आपको वो कहीं ना कहीं जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपर हो जाएगा और आप उसके जो पेडल मारने की क्षमता है, गिरने की क्षमता है कि आप अगर तेज़ चलाएंगे आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको यही नहीं पता होगा कि बैलेंस है
गिर भी सकता हूँ मैं, तो वो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या बात कहता है? उन्हें ज्ञान के निर्धारण खुद और ग्राहक मानना छोड़ दें। उसे जो बच्चा है उसे पूरी भागीदारी करें, उसे खुराक की तरह या ग्राहक की तरह मानना छोड़ दें कि ये सिर्फ क्या ना टीचर का, अगर ये टीचर मानेगा कि ये सिर्फ एक स्टूडेंट है या फिर इसको बस ये काम करना है, अगर ये मान के ज्ञान का विकास होगा तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान का विकास नहीं होगा। आगे देखते हैं, ये उद्देश्य स्कूल के दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करता है। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर में अमल में जैसे देखिए आप क्या कह रहा है, ये आपने देखा होगा। अगला पॉइंट जो कह रहा है, स्कूल का जो उद्देश्य है वो दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी बदल की मांग करता है। ये पॉइंट आपको देखना चाहिए। और दैनिक जीवन की जो समय सारणी है उसमें लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर में अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियमित दिनों की संख्या हकीकत बन सकती है। इसका ये कहना है जिस तरह कैलेंडर में अमल की चुस्ती, उसी तरह समय सारणी में कहीं ना कहीं लचीलापन होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने समय सारणी का टॉपिक बीएड में या बीटीसी में पढ़ा होगा, तो उसमें ये देखा जाता है जो लंच है, लंच से पहले उन विषयों को रखा जाता है जो हार्ड है। बच्चों को जो कहीं ना कहीं पहले जो पीरियड होते हैं वो हार्ड, फिर स्लो, फिर इस तरह से उसकी एक एक्टिविटी का पीरियड, फिर स्लो जो टॉपिक है या जो विषय है, फिर उसे इस तरह से अरेंज करा जाता है कहीं ना कहीं जो बच्चा बोर ना हो। और बोर अगर बच्चा होता है तो कहीं ना कहीं बच्चा उस पद्धति से उगने लगता है। इसलिए समय सारणी को लचीला रखा जाता है और समय सारणी बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चे का पूरा विकास ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। आगे देखते हैं हम, शिक्षण और मूल्यांकन की विधि इस बात को तय करेगी। देखिए, शिक्षण और मूल्यांकन की विधि इस बात को तय करेगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन के मस्तिष्क दबाव और बोरियत की जगह खुशी के अनुभव करने में कितनी प्रभाव सिद्ध करती है। जो शिक्षण और मूल्यांकन है वो जो इस तरह का है कि क्या नाम, वो बच्चे का जो विधि है, जो बच्चा सीख रहा है उसको जो टीचर सिखा रहा है वो इस तरह का सिखा रहा है कि बच्चा उस पद्धति को या उस मूल्यांकन को या उस चीज़ को बोरियत से सीख रहा है, या फिर पाठ्य पुस्तक इस तरह की है कि वो अच्छी तरह से बच्चे को सिखा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक का भी रोल है और टीचर का भी रोल है। पाठ्य पुस्तक में आपने देखा होगा, पाठ्य पुस्तक जब बनाई जाती है तो उसमें एज का क्राइटेरिया महत्वपूर्ण होता है और एज के साथ साथ बच्चों के जो मानसिक स्तर होता है उसका भी ध्यान में रखा जाता है, जिससे मानसिक दबाव की बात ना आए। आगे देखते हैं, बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माताओं ने विभिन्न चरणों के ज्ञान का पुनर्निर्धारित करते समय बच्चों के मनोवैज्ञानिक व अध्यापक के उपलब्ध समय का ध्यान रखने को पहले से ही अधिक सोचित कौशल किया है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, जब आप पाठ्य पुस्तक के निर्माण की बात पढ़ेंगे बीएड में या एमएड में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पाठ्य पुस्तक का जब निर्माण होता है तो उसमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती है कि उसका स्तर कौन सा है, उसके बच्चा किसका, उसका बच्चे का मनोविज्ञान किस तरह का है, स्तर मतलब उसका एज देखेंगे,
एज देखेंगे, उसका बच्चे का साइकोलॉजी लेवल देखेंगे, वो किस तरह की पुस्तक है उसका देखेंगे, कितना पढ़ाना है उसे ये देखेंगे। सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही एक पुस्तक का निर्माण किया जाता है और उस पुस्तक में कहीं न कहीं सब चीज़ों या सभी जो उस इस तरह के जो बच्चे हैं, जो बच्चों को टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको इन्वॉल्व करके उनकी समस्या या उनसे एक व्यू लिया जाता है, तभी एक अच्छी पुस्तक का निर्माण होता है। आपने देखा होगा, इसके देखिए, आप ये पुस्तक देख रहे हैं, ये कक्षा 4 की पुस्तक है। कहीं न कहीं इसमें वही चित्र लिए गए हैं जैसे बच्चे बनाते हैं। कहीं भी आपको इस तरह का चित्र नहीं मिलेगा जो कि एक आर्टिस्ट द्वारा बना हुआ हो। तो आगे देखते हैं आगे क्या कहता है एनसीएफ। एनसीएफ आगे ये कहता है कि इस कोशिश को और गहराने या याद करने के लिए पाठ्य पुस्तक सोच विचार विस्तृत छोटे समूह में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। जो पाठ्य पुस्तक है वो क्या कहती है, हाथ से करने वाली गतिविधियों पर ज़्यादा जोर देती है। आपने देखा होगा बच्चों की जब आप पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे या एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ेंगे, उसमें एक जगह आता है करके सीखें। करके सीखे कि करके सीखे के ऊपर ज़्यादा जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब बच्चा करके सीखेगा पाठ्य पुस्तक में, समूह में छोटे समूह में बातचीत करके करके सीखेगा, अपने हाथों से गतिविधियों करेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट होगा और वो इन्वॉल्वमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा समूह की जो बात कही, छोटे समूह की बात कहीं ना कहीं जब बच्चा समूह में घर परिवार के उस समूह से यहाँ पर आके समूह में कार्य करता है, तो उसका सामाजिक विकास, उसका सारे तरह का विकास होता है। तो इसलिए उसका जो स्कूल है उसे विकास का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो एनसीएफ हमें क्या कहता है, हम दोबारा देखेंगे, मेन में टॉपिक जल्दी जल्दी देखेंगे। एनसीएफ 2005 क्या कहता है। एनसीएफ 2005, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, एनसीएफ 2005 स्कूल को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात करता है। दूसरा, किताबी सिद्धांत का जो विरासत जो एक पद्धति है उसको नकारने की बात करता है। जो प्रभावशाली जो स्कूल को घर के जो अंतराल बनाया है उसे समाप्त करता है एक तरह से। जो पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम की जो बुनियादी विचार है उसे अमल करने का प्रयास करता है। विषय को मजबूत दीवार से घर घेर देने की जो बात है वो नहीं करता और ये रटने वाली प्रवृत्ति को विरोध करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो बाल केंद्रित जो शिक्षा है उस पर जोर देता है। स्कूल का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो टीचर हैं और जो अध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको कहीं ना कहीं कल्पनाशील शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर देना है और बच्चों को कल्पनाशील बनाना है, सफल बनाने में हो या उनके जवाबों को सीखने में उनको मदद करनी है। बच्चे को कहीं ना कहीं करके सीखने या समय की जो आज़ादी है उसे करके सीखने में उसे आज़ाद छोड़ना है। जिस तरह से आज़ाद छूटेगा तब वो करके सीखेगा, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है। कहीं ना कहीं करके सीखने की बात कही गई है। जो परीक्षा की बात है, जो परीक्षा एकमात्र उपाय था उसको नकार कर उसे अवसर प्रदान करने की बात कही है कहीं, और उसमें बच्चे की पूरी भागीदारी को मानने की बात कही है। नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या बात कही है। बच्चे का जो समय सारणी है, स्कूल के दैनिक जीवन और कार्यशीलता काफ़ी फेरबदल करने की बात कही, लचीलापन बनाने की बात कही है और जो उसका मूल्यांकन है वो विविध तरीके से करने की बात कही है। पाठ्य पुस्तक के में पाठ्य पुस्तक स्कूल के जीवन से और मानसिक दबाव से जो है उसको हटाने की बात कही है कहीं ना कहीं। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी। बस आपको इस जो ये
3 पैराग्राफ हैं, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और इसे ध्यान से पढ़कर आपको पूरा एनसीएफ आपको समझ में आ जाएगा। यह आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी नोट्स की या कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी की साइट पर जाना है, क्लास 4th की आपको बुक का जो मेन पेज है या मेन कॉन्टेक्ट है उसे निकालना है, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक मिलती है उसमें 1 2 3 4 चैप्टर वाइज मिलता है, या फिर आपको पूरी बुक मिल जाएगी। उसमें से जाके बस आपको ये 3 पैराग्राफ पढ़ने हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही आपके लिए महत्वपूर्ण है और यही पूरा एनसीएफ आपका निचोड़ है एक तरह का। करके सीखने की बात कर रहा है एनसीएफ, छोटे समूह में बातचीत करने की, हाथों से करके गतिविधि। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें एनसीएफ कहता है। आपको अब एनसीएफ के बारे में सब चीज़ पता चल गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पता चल गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले आपको ये याद होगा 1986। अब 86 को उल्टा कर दीजिए 68, फिर 92 और 2002 जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2000, उसको महत्वपूर्ण, उसमें भी यही बात कही है कहीं ना कहीं। ये सिर्फ एक एडवांस लेवल कह लीजिए या फिर समय के साथ परिवर्तन कह लीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है उसमें। एनसीएफ में 5+3+3+4 की बात कही है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और 360 डेवलपमेंट की बात कही है। 360 डेवलपमेंट जैसे इसमें बात कही थी कि बच्चे को पूरा विकास करने की बात कही है। तो आज हमने जो एनसीएफ का जो कॉन्सेप्ट था, जो हलवा बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं इतना बल्कि एनसीएफ बनाया हुआ है, आपको बता दिया गया है कहाँ से आपको देखना है। 3 पैराग्राफ आपको ढंग से पढ़ने हैं और आपको ये वीडियो देख लेनी है, इसमें जो पॉइंट है वो बता दिए गए। अगर आपको किताब ना मिले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस आप इस वीडियो को या फिर स्क्रीनशॉट को आपको पढ़ के जाना है बस। ये आपका एनसीएफ का जो की पॉइंट्स है आपको वो समझ में आ जाएंगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।